बार बार कह रहे थे कि सर बजाय कि किसी एक पूरे पेपर को आरआरबी एनटीपीसी के पुराने पेपर को हम अलग अलग सेक्शन बाय सेक्शन डिवाइड करें जो आसान हो जाता है, बिल्कुल हम वही करने वाले हैं। और जैसे लास्ट 2 क्लासेस में हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड ऑप्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आज की क्लास भी बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। और मैकेनिक्स के जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर पेपर में वो आपको यहाँ मदद करने वाले हैं, तो बिल्कुल जुड़ जाइए फटाफट। कुछ ही मिनटों में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यस यस, कुछ ही मिनटों में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास को। यस, आज की क्लास होने वाली है दोस्तों जनरल साइंस की मैकेनिक्स के जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है उनके ऊपर। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, तब तक काफ़ी लोग जुड़ जाएंगे। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी और मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज से, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से। और मेरा स्टेट रैंक रहा था कॉमन इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट में 2276। और मुझे टीचिंग में लगभग 12 सालों का एक्सपीरियंस है। ये सब बातें बताने का मकसद दोस्तों एक ही है, आपका जो विश्वास है अगर वो 7वें आसमान पर होगा तभी आपकी जो ट्रेन है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगी। यानी आपको कोई किसी को ऐसा ना लगे, कोई ऐसा नया एक्सपेरिमेंट पर ना हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो भी करने वाले बहुत ही ज़्यादा टाइम टेस्टेड है। और आप लोगों को क्वेश्चन देखकर ही इसका अंदाज़ा लग जाएगा कि वो आपको प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। और मुझे बताते बड़ी खुशी है कि मैं एज अ टीचर की हैसियत से मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं। मुझे माईजीबी प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला है 2 बार प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास का, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अ सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन इन डूइंग। जो सिंपल मशीन है वो हमें किस चीज में हेल्प करता है? अगर कभी भी आपको एग्जाम में आ जाए कि एक सरल मशीन है वो किस लिए हमें मदद करता है, तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि सिंपल मशीन किस काम आता है या किस लिए मदद करता है। तो कभी भी आपको पेपर में ये पूछता है कि एक सरल मशीन, तो आप लोग इसको जानने का प्रयास करें। अगर आप लोगों ने पहले कभी इस प्रकार का क्वेश्चन पढ़ा हो तो आप लोग बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और जो हमारे साथ जुड़े हैं मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोग सभी ट्राई करने का प्रयास करें। अगर आपने सिंपल मशीन के बारे में पहले कभी पढ़ा है तो ट्राई करें। आप सिंपल मशीन जो है वो किस काम में हमें मदद करता है याद रखना है। हम सरल मशीन कहते हैं हर उस चीज को जो हमारे काम को आसान करता है। मिसाल के तौर पर हमारे दादाजी की छड़ भी एक साधारण मशीन माना जाएगा, सिंपल मशीन माना जाएगा। अ सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन इन डूइंग, क्या वो कह रहा है लेस वर्क, द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद लेसर फोर्स, ये भी हो सकता है। एंड द सेम अमाउंट ऑफ वर्क स्लोली, या सेम अमाउंट ऑफ वर्क मच फास्टर। इसी चीज को हमने यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, तो जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं वो भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। ध्यान रखना है पेपर आपका बायलैंग्वेज रहेगा तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मीडियम से सिलेक्शन ना तो होता है ना रुकता है, सिलेक्शन होगा उसके लिए भी आपकी मेहनत, और सिलेक्शन नहीं हुआ है उसके लिए भी आपकी मेहनत। यानी अगर हमने मेहनत नहीं की है तभी हमारा सिलेक्शन रुक रहा है, और हमारा सिलेक्शन हो रहा है इसका मतलब हमने अप टू द मार्क मेहनत की है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कभी भी आपको मीडियम से दिक्कत आने वाली नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी भी आता है सरल मशीन। सरल मशीन वो होती है जो सेम अमाउंट ऑफ वर्क करती है विद लेसर फोर्स। मिसाल के तौर पर 2 भाई हैं, इसको एकदम सरल अंदाज में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा चीजों को। हमारा काम है चीजों को इजी करना, एज इजी एज पॉसिबल। हमारा काम चीजों को कॉम्प्लेक्स करना नहीं है। तो कभी भी आपको एग्जाम में ये पूछ ले कि एक साधारण मशीन का काम क्या है, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। 2 भाई हैं, दोनों की जो कह सकते हैं दोनों के पास शक्ति है बराबर बराबर, दोनों की पावर बराबर बराबर, लेकिन एक भाई उस काम को कम एफर्ट में कर सकता है, एक को ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है। एफर्ट का मतलब यहां पर फोर्स से है। जिसके हाथ थोड़े लंबे हैं, ध्यान रखना डिस्ट्रीब्यूटिंग एरिया अगर बढ़ जाएगा तो काम करने में आसानी होगी। मिसाल के तौर पर जब कभी भी आपने देखा हो हैंड पंप का जो ये हत्था होता है, अगर हैंड पंप का हत्था जो पंप करने वाला है अगर ये छोटा है तो आपको ज्यादा मेहनत लगेगी हैंड पंप से पानी निकालने के लिए। लेकिन अगर ये हत्था एक अप्रोप्रिएट इसकी लंबाई है तो आप आसानी से पानी को निकाल सकते हैं, यानी अप डाउन करना आसान है। इसी प्रकार से लीवर एक्शन, कोई पत्थर है उसके नीचे आपने ये रॉड लगा दिया, और अगर ये रॉड थोड़ा छोटा है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और रॉड एक अप्रोप्रिएट लेंथ का है तो कम फोर्स लगाकर
ये पत्थर आसानी से ऊपर उठ जाएगा। तो ये लीवर एक्शन किस पर काम कर रहा है दोस्तों? ये काम कर रहा है सिंपल मशीन, सरल मशीन। कभी भी एग्जाम में आ जाए सरल मशीन कितने टाइप की होती है? सरल मशीन 3 टाइप की होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। ये बात याद रखनी है, जो सरल मशीन की फर्स्ट क्लास होगी वो काम को सबसे आसानी से करेगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहां आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? अ सिंपल मशीन हेल्प अ पर्सन इन डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद लेसर फोर्स। कम बल का प्रयोग करके उतनी मात्रा में जो काम करवा सकता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। आपने ये मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, आपको यूनिट का डिफरेंस कहा जाता है कि कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है। तो आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि स्केलर का मतलब क्या है, वेक्टर का मतलब क्या है। इसी चीज को हिंदी में कहा जाता है सदिश या अदिश। ध्यान रखना है, सिंपल है, बहुत आसान है, सदिश। इसमें कोई क्रैमिंग या रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। सदिश यानी दिशा के साथ, और आदिश यानी दिशा के बिना। कभी भी ये बात आपको आ जाए, सदिश जो दिशा के, यानी जहां पर हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीजें चाहिए, और अदिश का मतलब होता है कि जो नेगेटिव सेंस में आ रहा है। याद रखना, जैसे कभी कहता है सुपुत्र, क्लियर हो गया? या एक होता है सुपात्र, एक होता है कुपात्र, या अपात्र भी हो सकता है। आ का मतलब नॉर्मली नेगेटिव सेंस में होता है, और यहां पर ये वर्ड ध्यान रखना है, इंग्लिश का शब्द नहीं है, वैसे ये ग्रीक शब्द है, यूनानी शब्द है। और वेक्टर का मतलब होता है दिशा के साथ, और स्केलर का मतलब विदाउट डायरेक्शन, जिसमें दिशा नहीं है। तो आपको बात याद रखनी है, जो भी चीज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ पे डिपेंड करता है वो वेक्टर होगा। और जो सिर्फ मात्रा से मतलब है हमें, जैसे हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये जो दो बिंदु हैं, हम इसको अपने शहर से अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे फिलहाल मैं अभी इस समय लेक्चर ले रहा हूँ पानीपत से, तो पानीपत और दिल्ली, इन दोनों के बीच में जब कभी हम रास्ता तय करते हैं तो हम क्या ट्रेवल करते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। ध्यान रखना है, बहुत अलग अलग रास्ते हैं। आप वाया NH1 जा सकते हैं, और आप खेत खेत, कई लोग जैसे अपना जो टोल बचाने के चक्कर में खेत खेत निकाल लेते हैं गाड़ी। तो अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जो मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है। दिशा तो आप देख रहे हैं यहाँ यहाँ यहाँ, इनमें हमें कहीं दिशा का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी जा सकते हैं। लेकिन जब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ का ध्यान रखेंगे तो हमको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान रखना, जब कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए, नॉर्मली जब आप यात्रा करते हैं तो आप विस्थापन नहीं, दूरी या कहीं डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। बात समझ में आ गई? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में यही फर्क है। डिस्टेंस जो है, जिसको आप दूरी कह रहे हैं, डिस्टेंस बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, या हद से हद दोनों बराबर हो सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाए और डिस्टेंस कम हो जाए। क्लियर हो गया? तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल नो डाउट। एंड वेलोसिटी की बात कर लें अगर, ध्यान रखना है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी माना जाएगा, क्योंकि हम इसमें क्या देख रहे हैं? हम दिशा और मात्रा दोनों की बात कर रहे हैं, जिसको आप बोलते हैं वेग। जब कभी भी कोई व्यक्ति वाहन चला रहा है, कार चला रहा है, स्कूटर चला रहा है, साइकिल चला रहा है, या वायुयान भी चल रहा है, एरोप्लेन भी चल रहा है, तो वो वेग से नहीं चलेगा। ध्यान रखना है, वो चलेगा चाल से। चाल माने स्पीड से चलेगा। क्लियर हो गया? तो आपको बात याद रखनी है, जब कभी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स की बात करें तो फोर्स में भी हमें दिशा से मतलब है। आप फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर, वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। आप फोर्स लगा रहे हैं यहाँ, वर्क डन नेगेटिव हो सकता है। तो ध्यान रखना, फोर्स एक डायरेक्शनल बेस्ड क्वांटिटी माना जाता है। यहाँ पर दिशा हमारे लिए मायने रखती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये भी डायरेक्शन क्वांटिटी है, डायरेक्शन बेस्ड, ये भी डायरेक्शन बेस्ड, ये भी डायरेक्शन। लास्ट बची है भी वॉल्यूम, यही सस्पेक्टेड है। तो इसके बारे में चर्चा करें तो जिसको आप बोलते हैं हिंदी में आयतन। क्लियर? आयतन यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्लियर? तो ध्यान रखना, जब कभी भी हम कमरे की बात करते हैं, जैसे अगर ये ऐसे बात कर रहे हैं, तो जब कभी भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्वांटिटी की बात की जाती है। क्लियर हो गया? एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। तो हम कहते हैं उसमें आपको कोई कह सकते हैं उससे डायरेक्शन से मतलब नहीं है, इसके एक पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे ए क्यूब एक पर्टिकुलर वैल्यू है। तो ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ यहां पर मात्रा से मतलब है।
आयतन को आप ये नहीं कह सकते -a³। क्लियर है ना? तो ध्यान रखना है, कभी भी आपको ये पूछेगा वॉल्यूम इज वेक्टर और स्केलर, ये स्केलर क्वांटिटी है और इन चारों में से यही अलग है, अजीब है, तो आंसर विल बी वॉल्यूम। यस, स्वागत है आपका सर, स्वागत है आपका, नमस्कार नमस्कार। तो कभी भी आपको ये पूछता है कि जो इनमें से क्या स्केलर है क्या वेक्टर है, तो आपको बिल्कुल निकालना आना चाहिए कि स्केलर होगा जहां पर हमें सिर्फ मात्रा से मतलब है, वेक्टर होगा जहां पर हमें मात्रा और दिशा दोनों से मतलब है। क्लियर? तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? क्लियर? इसमें हमने पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें हमने जाना था कि कौन सा वेक्टर नहीं है, और अब हमें जानना होगा कौन सा वेक्टर है। तो प्रयास करते हैं जानने का और देखते हैं कि वो आइडेंटिफाई हो पाता है या नहीं। वो बहरूपिया इन्हीं चारों में कहीं छुपा हुआ है और उस बहरूपिया को हमें निकालना है, बाहर करना है। और अगर हम इस प्रकार की कला में पारंगत हैं तो आरआरबी एनटीपीसी हमसे बिल्कुल दूर नहीं है। तो इनफैक्ट जितने भी कंपटीशन के पेपर हैं वहाँ आपको पता है हमें 4 में से 1 को निकालना है। तो अगर इस प्रकार की कला में आप माहिर हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो ये ट्राई करते हैं। यस, क्या वो मोमेंटम हो सकता है? बिल्कुल विचार किया जा सकता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संवेग। और पहली बात आपको दोबारा क्लियर कर दूं, हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों स्टूडेंट हमारे साथ साथ जुड़ रहे हैं और किसी को दिक्कत आने वाली नहीं है। कोई ये ना समझे कि सर मैं इंग्लिश मीडियम से हूं तो मुझे ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, आप ज़्यादा इंग्लिश के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लग रहा है तो आप लाइव जुड़े हुए हैं, आप कमेंट करके बताएं कि सर मुझे कुछ शब्दों में दिक्कत आ रही है, आप इसका ट्रांसलेशन बताएं, बिल्कुल बताएंगे। और दूसरा शब्द है प्रेशर। प्रेशर यानी जिसको बोला जाता है दाब हिंदी में। क्लियर? और तीसरा है एनर्जी यानी ऊर्जा, और चौथा शब्द है वर्क यानी कार्य। तो अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इसमें वेक्टर है। मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब होता है जब कभी भी, जिसको हिंदी में बोलते हैं संवेग। क्लियर? संवेग होता है मास इनटू में वेलोसिटी। ध्यान रखना है, मास इनटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मास एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन इन दोनों को वेक्टर माना जाता है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये एक हमें वेक्टर फॉर्म देता है। बिकॉज जब कोई भी, बिकॉज संवेग या मोमेंटम इज अ टाइप ऑफ स्यूडो फोर्स। फोर्स यानी आप अगर भाग रहे हैं, आपने कभी स्कूल में बिल्कुल लॉन्ग जंप हाई जंप में पार्टिसिपेट किया होगा, और आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने लॉन्ग जंप हाई जंप में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये स्वागत है आपका आर्यन, स्वागत है आपका। एंड बिल्कुल स्वागत है सर आपका। तो कभी भी आपको ये बात करता है कि इनमें से क्या, आपने आंसर दे दिया है, बिल्कुल करेक्ट है आंसर आपका। आप जो और लोग भी जुड़े हैं आप ट्राई कर सकते हैं। आंसर यहाँ पर रहेगा संवेग यानी मोमेंटम। और आपको इस बात का पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो बता देता हूँ। याद रखना है, जितने भी ब्लैक बेल्ट हैं या ये कहें कराटेबाज हैं, उनका सबसे बड़ा साथी मोमेंटम है। कई बार दिमाग में बात घुसती नहीं कि व्हाट इज मोमेंटम, मतलब इसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या नाम दें, मोमेंटम को, संवेग को क्या नाम दें। तो ये आप इसको फोर्स कहेंगे तो कोई बुरा नहीं है, एक प्रकार का फोर्स ही माना जाए इसको। यानी एक ऐसा फोर्स जो कमाल कर सकता है। यानी आपको खड़े खड़े यहां से जंप करके वहां जाना है, तो आप कोई स्पाइडरमैन तो नहीं है या आप सुपरमैन भी नहीं है, बट अगर आप एक लॉन्ग रन अप करके आते हैं, भाग कर आते हैं पीछे से, या आपने देखा होगा क्रिकेट में कोई बॉलर है, ब्रेटली है, ये नए जितने बॉलर हैं वो भाग कर आते हैं, और आप, मैंने सुना है आप लोगों ने भी देखा होगा, कई बॉलर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक बॉल को फेंक सकते हैं, या कई इससे भी ज्यादा बॉल फेंक सकते हैं। यहाँ सारा कमाल किसका है? मोमेंटम का। कभी भी एग्जाम में आपको आज जो गेनिंग फोर्स बढ़ाता है वो कौन है? मोमेंटम। आप भाग कर आ रहे हैं और अगर आपने भागते भागते किसी पर जंप करके अपना टखना या गोडा मारा तो सामने वाला धराशायी हो सकता है, सामने वाले को अच्छी खासी चोट लग सकती है। ये कमाल किसने किया? मोमेंटम ने। क्लियर हो गया? तो आपका शरीर बहुत फुर्तीला है और इस फुर्तीले की मदद से आप किसी मांसल शरीर पर भी भारी पड़ सकते हैं, और ये कमाल किसका है? मोमेंटम का। तो आपको ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए कि मोमेंटम क्या है? एक प्रकार का स्यूडो फोर्स, या स्यूडो का मतलब है एक प्रकार का छद्म,
यानी जो छुपा हुआ फोर्स माना जाता है। क्लियर? तो आपको बात याद रखनी है कि कभी भी एक वर्ड आ जाए तो इससे पजल नहीं होना है। इसका सिंपल मीनिंग है कि ये हमें लगता ना हो बेशक से, यानी बॉडी उसको पोजेस करके नहीं रहती, बट हम इसको बिल्कुल पैदा कर सकते हैं। ये आपकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और एक डायरेक्शनल बेस्ड क्वांटिटी है, दैट इज वाई ये एक वेक्टर क्वांटिटी, बाकी सभी स्केलर है। क्लियर हो गया? प्रेशर भी स्केलर माना जाता है, एनर्जी भी स्केलर एंड वर्क भी स्केलर माना जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहे हैं ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है। क्लियर हो गया? या एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है। तो ट्राई कर सकते हैं, इसको स्टेटमेंट पढ़ें और अगर आप इसमें पारंगत हो जाएंगे फिर आपको स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना है, आपका एग्जाम में सारा कमाल करता है रिएक्शन टाइम। क्लियर हो गया? रिएक्शन टाइम यानी प्रतिक्रिया समय जिसको बोलते हैं, जिसको आप रेस्पॉन्स टाइम भी कह देते हैं। तो क्या लगता है आपको, रेस्पॉन्स टाइम ज्यादा होना चाहिए या रेस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल, या अपनी लाइफ में भी जिन लोगों का जो रेस्पॉन्स टाइम है वो कम है, वो डिसीजन मेकिंग में बहुत स्ट्रांग है, और जिनका रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा है वो डिसीजन लेने में बहुत लंबा समय लेते हैं। और आपको सुन में हैरानी होगी, कंपटीशन में जो बच्चे बाहर होते हैं, मैंने पहले भी बात आपको बताई थी, दोबारा बता रहा हूं ताकि आपका मोटिवेशन बढ़े और आप अपना का जो टाइम है उसका ध्यान रखें। जो कंपटीशन में बाहर होते हैं बच्चे, उन टोटल में से 40% बच्चों को पेपर आता था। कितनी अजीब बात है, जो बच्चे बाहर हुए उनमें से 40% बच्चों को पेपर आता था। बड़ी मतलब हैरान परेशान करने वाली बात है, बट ये सही है। और फिर भी वो जवाब नहीं दे पाए बिकॉज उनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, पेपर आता है और फिर भी जवाब नहीं दे रहे तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, बहुत बड़ी गलती साबित हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना, कभी भी आप एग्जाम में बैठते हैं, आपका रिएक्शन टाइम शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। जैसे साइंस में आपको कभी बायोलॉजी में पूछ लेता है कि जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल एक प्रकार का ड्रग माना जाता है, या मॉर्फिन है या हेरोइन है, इस प्रकार के कई ड्रग्स हैं। तो कभी आपको कहता है कि जो अल्कोहल इनटेक करने के बाद की बात करें, अगर वो यानी किसी व्यक्ति ने शराब अगर इनटेक की है, शराब पी है, तो उसके बाद उसका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ गया है या घट गया है, उसका प्रतिक्रिया समय बढ़ गया है या घट गया है। ध्यान रखना है, शराब इनटेक करने के बाद उसका रिस्पॉन्स टाइम, क्या कहते हैं आप लोग, रेस्पॉन्स टाइम बढ़ गया है। और रेस्पॉन्स टाइम बढ़ गया, इस कारण से वो पैर ब्रेक पर लगाना चाह रहा है लेकिन ब्रेक तक पहुंच नहीं पा रहा है, और ब्रेक तब लगती है जब एक्सीडेंट हो चुका होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मेरा इंडिकेशन कहां पर है। रेस्पॉन्स टाइम कई लोगों का परमानेंटली बढ़ा हुआ रहता है, यानी बिना अल्कोहल इंटेक किए ही लोगों का रेस्पॉन्स टाइम बढ़ा रहता है। तो भगवान से आप, भगवान इनफैक्ट नेचर को ही हम भगवान कह रहे हैं, नेचर से हमें पूरी की पूरी ये मदद मिलेगी अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर हो गया? और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, बस यही शॉर्टकट है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जैसे मैं अभी हम बता रहे थे कि इस क्वेश्चन को नॉर्मली हम पढ़कर ही हल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स टाइम कम है तो आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या रहेगा। क्या जनरेशन नहीं, एनर्जी कुड नॉट बी क्रिएटेड, नहीं हो सकता। एनर्जी कुड नॉट बी क्रिएटेड बट डिस्ट्रॉयड, ऐसा भी नहीं है। एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल ध्यान रखना है, ना तो ऊर्जा को पैदा किया जा सकता है ना ही इसको खत्म किया जा सकता है, इसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। हैरान परेशान करता है हमें कि हमने इतने प्रोसेसर बना लिए, इतने अलग अलग मशीनरी बना ली, लेकिन हमने कोई एनर्जी नहीं बनाई। जैसे नाम ही है यार, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर, तो हमें लगता है सुनने में यार कुछ हमने जनरेट कर दिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमने कुछ जनरेट नहीं किया है। ये आप अपने दिमाग एकदम क्लियर कर लेना, हमने कुछ जनरेट नहीं किया है, हमने सिंपली क्या किया है, हमने एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो इसका आंसर क्या ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा यहां पर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में ये क्या पूछ रहा है, अ ट्रेन स्टार्ट मूविंग, द हेड ऑफ पैसेंजर सिटिंग इनसाइड लीन्स बैकवर्ड बिकॉज ऑफ। तो आप समझ रहे होगे इसका इशारा किस तरफ है, ये इनर्शिया के बारे में कुछ पूछना चाह रहा है, जिसको आप जड़त्व कहते हैं। और बिल्कुल मैं आपको जड़त्व समझा के रहूंगा, आपने चाहे पहली कितनी दफा पढ़ा है, बिकॉज मैं आपको अपनी तरह ही मान के, बिकॉज जब मैंने भी स्कूल कॉलेज में पढ़ा था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब इनर्शिया मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था मेरे को समझ में बिल्कुल नहीं आया था, लेकिन प्रैक्टिस करते 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 काफी लंबे समय के बाद समझ में आया कि कहना क्या चाह रहा है, कि इनर्शिया का
मतलब क्या है। तो आप लोगों को भी मैं वही इमेजिन कर रहा हूं कि आप लोगों को बिल्कुल इसका जो मीनिंग है एग्जैक्ट हर स्टूडेंट को, इस बैच के हर स्टूडेंट को, चाहे वो वीक हो और चाहे वो बहुत इंटेलिजेंट हो, ये मैसेज कन्वे कराने में पूरी तरह सक्षम हूं और करवा के रहूंगा। और जो स्टूडेंट लाइव जुड़े हैं उन लोगों को भी, और जो बाद में भी ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं उन लोगों को भी मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों को इनर्शिया या जड़त्व के बारे में बिल्कुल समझा के रहूंगा। तो ध्यान रखना है ये क्या पूछ रहा है। हिंदी में अगर बात करते हैं, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठा हुआ यात्री का सिर जो है पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है, तो ध्यान रखना है जब कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो कोशिश करें इस चीज को खुद पर लागू करने की। कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है क्या? बिल्कुल, जैसे मैं बैठा हूं अभी, अचानक किसी वाहन में बैठा हूं और अब अचानक वाहन चल पड़े तो मैं पीछे की तरफ गिरूंगा। ध्यान रखना है, अगर वाहन आगे की तरफ चलेगा तो मैं पीछे की तरफ रहना चाहूंगा, बिकॉज जिस जगह मैं बैठा हूं, अगर हम बात को करें, जैसे सीट है मेरी, और आप लोगों ने शायद कभी सर की क्लास लगाई होगी, तो RKR क्लासेस में जब कभी भी आपने ऑफलाइन सर की क्लास लगाई होगी, तो आप क्लास छोड़ने के बाद जब 1000-2000 बच्चे एक साथ निकलते हैं, क्लास से बाहर निकलते हैं, तो फिर ऐसा भागते हैं कई बच्चे, तो जैसे हमें बहुत ज़रूरी काम है, कोई दूसरी इंपॉर्टेंट मीटिंग हमें निपटानी है। तो ध्यान रखना, जब एक साथ, और मैंने कई बार देखा है एक एक बाइक पे दो दो, कई बार तो तीन तीन भी हो जाता है, और वो अचानक जब बाइक की रेस को बढ़ाता है तो जो गद्दी पर जो वो बैठा है, तो अचानक जैसे वो गद्दी को आगे निकालता है, यानी उसने रेस दी, तो पीछे वाला स्टूडेंट पीछे की ओर कई बार गिर भी पड़ता है। क्लियर हो गया? तो आप लोगों को महसूस हो रहा होगा मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूं। सेम वे यहां पर वो ट्रेन की बात कर रहा है। क्लियर हो गया? आप लोगों को समझ में आया? यानी हमारी प्रीवियस अवस्था, जो पुरानी अवस्था है, उसको ध्यान करना है। अब कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको वो इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में पजल हो जाता है। यानी जड़त्व कौन से वाला है, ये दिशा का जड़त्व है, गति का जड़त्व है, विश्राम का जड़त्व है, सर कौन सा जड़त्व है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, ध्यान रखना है, हमेशा पुरानी अवस्था को पहचानो। जैसे बोल रहा है कि पैसेंजर ट्रेन में बैठा हुआ है, मतलब उसकी पुरानी अवस्था क्या है? रेस्ट। तो जो इनर्शिया पैदा करेगा वो इनर्शिया कौन से वाला होगा? जो उसकी रेस्टिंग स्टेट में है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जो यात्री बैठा है ट्रेन में, तो उसको जो जड़त्व दे रहा है वो उसका विश्राम का जड़त्व, जिसको यहां नाम दिया है स्थिरता का जड़त्व। क्लियर हो गया? तो आप लोगों को कभी भी चीज एग्जाम में आ जाए कि आपको फाइंड आउट करना है, बताइए इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो ध्यान रखना है, जब कभी भी सडनली आप रेस्ट में हैं और मोशन में आ जाएं, तो पुरानी अवस्था क्या थी? रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, यानी बैठे हुए थे, अचानक आपने गाड़ी चला ली, तो आप गिरे किससे? पुरानी अवस्था से। आपका शरीर पुरानी अवस्था में रहना चाहेगा। ये बहुत छोटी सी बात है, हम चेंज का विरोध करते हैं। क्लियर है? बहुत छोटी सी बात है, और हमारे नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी कुछ ऐसा ही है। हो सकता है कुछ कोई कमाल का व्यक्ति, कोई कमाल का लीडर पूरे वर्ल्ड लेवल पर कुछ चेंज लाना चाहता हो और किसी ने महसूस भी ना किया वो चेंज, तो हो सकता है हम लोग उसका विरोध करें। बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि वो हमारी डिक्शनरी में वो वर्ड ही नहीं जो हमें बताना चाह रहा है। हर करंट सिचुएशन को जब हम बड़ा कुछ चेंज लाते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा विरोध झेलना पड़ता है, और ये ऐसा नॉट ओनली फॉर लिविंग सब्सटेंस, ये नॉन लिविंग पर भी लागू हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसी को बोलते हैं इनर्शिया। ये वर्ड याद रखना है, जड़। हमारी अवस्था हमेशा जड़ रहना चाहती है, और इसमें अगर जैसे आप इस डायरेक्शन में जा रहे थे, अचानक इस दिशा में आप मुड़ गए, तो आप इसी डायरेक्शन में रहना चाहेंगे, तो उसको बोलेंगे दिशा का जड़त्व। आप बैठे थे और अचानक चल पड़े, तो आप क्योंकि बैठे थे तो आप यहीं रहना चाहेंगे, गाड़ी आगे चल पड़ी, तो अगर आप पीछे गिरे हैं तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर हो गया? या कहें विश्राम का जड़त्व। और जब आप गाड़ी में चल रहे हैं और अचानक गाड़ी ब्रेक मार दे, तो क्योंकि आप गाड़ी या चल रही है तो आप भी चल रहे थे, तो गाड़ी अगर रेस्ट में आती है तो आप आगे की तरफ गिरेंगे। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कभी भी जैसे प्लेटफॉर्म पर आप कभी उतरे होंगे, तो प्लेटफॉर्म पर ट्रेन धीमा धीमा हो गया और प्लेटफॉर्म पर शायद, हालांकि नहीं उतरना चाहिए, मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा, बिल्कुल नहीं उतरना चाहिए, बट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ना चाहते हुए भी हमें कई बार ट्रेन से 10 की रफ्तार पे, 5 की रफ्तार पर कूदना पड़ता है। तो जब कभी ट्रेन 10 की रफ्तार पर है तो ध्यान रखना, अगर आप ट्रेन में तो आप भी 10 की रफ्तार पर हैं, आप और ट्रेन के बीच में रिलेटिव मोशन 0 है, लेकिन आप 10 की रफ्तार में, और जैसे आप 10 से जंप करके ग्राउंड में खड़े होंगे,
तो आप 10 से सडनली किस में आ गए 0 में, तो आपको चोट लगेगी बिकॉज आप पहले किस में थे मोशन में, अचानक किस में आ गए रेस्ट में। तो टूट फूट किससे होगी मोशन के कारण। क्लियर है। और 32 के 32 दांत टूट जाएंगे, मतलब ना टूटे, मैं तो यही कामना करता हूं। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ध्यान रखना है यहां पर आंसर रहेगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और कभी दिशा बदल रही है सडनली तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, और कभी चलते चलती व्यक्ति रुकता है तो इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट में हो सकता है आगे भी इस पर कुछ चीजें आए, तो एकदम क्लियर कर लेना, इस चीज को दिमाग में रख लेना कि हम इसका आंसर देने में सक्षम हो गए हैं। यस, नंबर 6 क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन द रोड बिकॉज। साधारणतः सड़क पर चलना तो आसान ही है और बर्फ पर चलना कठिन हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है ऐसा क्यों है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्यों। तो ये 4 ऑप्शन पढ़कर आपको क्या लगता है। बर्फ सड़क से सख्त होती है, सख्त से तो मुझे लगता नहीं, आप लोग कर सकते हैं ट्राई। एंड सड़क बर्फ से सख्त होती है, या पहले पूछ रहे बर्फ सड़क से सख्त होती है या सड़क बर्फ से सख्त होती है, या जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। इस पर भी विचार किया जा सकता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो ध्यान रखना, जब कभी भी आप किसी सरफेस पर चल रहे हैं, पहली बात तो ये, इसके सख्त होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। अगर कोई आपका वेट झेल सकता है खाली, यानी आपके पैर को ट्रैप नहीं कर रहा, अंदर फंसा नहीं रहा है, तो उतना ही काफी है कि आप चल सकते हैं। ठीक है। तो बहुत ज्यादा हार्ड है या कम हार्ड है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यानी ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं। नाउ इस पर विचार करें, अगर जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं है। जब कभी भी हम पैर से किसी भी चीज को, यानी फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो बिल्कुल रिएक्शन तो होता है। लेकिन इसमें एक बात समझने वाली है, एक्शन फोर्स तभी बनेगा जब आपका ग्रिप बनेगा। अब बर्फ का सरफेस माना जाता है हमारे लिए बहुत चिकना, तो कह रहा है लास्ट जो क्वेश्चन का ऑप्शन है वो सही दिशा में जा रहा है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तो यही इसका आंसर होगा। और आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि आपने वो लोग शायद पढ़ा भी होगा, आप में से कई लोग ऐसे हैं कि ये बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलते समय आपको थर्ड लॉ अप्लाई करना पड़ता है, यानी आपके पैरों के नीचे अगर फ्रिक्शनल फोर्स 0 हो जाए तो आप एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। यानी विदाउट साइंस यू कैन नॉट इवन वॉक अ स्टेप, आप एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। बोलते हैं ना कि सर ये एक्चुअली इट इज नॉट साइंस, इट जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, जीवन के सामान्य चीजों में इस्तेमाल होता है। मैं कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूं। साधारणतः भी आप चलने फिरने बोलने चालने में खाने में जो चीजें इस्तेमाल करें, अगर हमें उसका बेसिक पता नहीं है तो क्या लगता है आपको आरआरबी आपको एनटीपीसी के लिए दे देगा पोस्ट? बिल्कुल नहीं देगा। या कोई भी पोस्ट, ध्यान रखना है आरआरबी का कोई भी सेक्शन या कोई भी दूसरा स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है जो एसएससी का स्टूडेंट है या कोई स्टेट लेवल की तैयारी कर रहा है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिस क्लास को देख रहा है, बिकॉज ध्यान रखना है जनरल साइंस नहीं बदल सकता है। वो अलग बात है, कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, कुछ पर एसएससी थोड़ा ज्यादा रिलेट कर देता है चीजों को, बट बेसिक वही रहेगा। बेसिक कहाँ बदलने वाला है। अब मैं ऐसा तो नहीं आरआरबी की क्लास में पानी का बॉइलिंग पॉइंट चेंज करने वाला हूं, लेकिन अगर ये चीज थोड़ा सा एसएससी सीजीएल में चला जाता, थोड़ा ज्यादा एडवांस लेवल पर रिलेट कर देता है कि हाइट पर जा रहे हैं, प्रेशर वेरिएशन हुआ है, यहां पर 100 पर था तो रिलेट करके बताओ। बट नॉर्मली अब तक देखा गया है जनरल साइंस का जो भी आरआरबी का क्वेश्चन आया गया उसने फैक्चुअल सीधा फैक्ट पूछता है आपसे, बहुत ज्यादा रिलेट नहीं करता है। क्लियर। कभी कभार आ जाए तो अलग बात है, लेकिन आरआरबी का पैटर्न एसएससी सीजीएल से काफी हम कह सकते हैं इजी माना जा सकता है आप लोगों के लिए। क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना आप लोगों को, इजी टफ कुछ नहीं होता है, आता है तो आता है, यू शुड बी ऑलवेज कंप्लीट, नहीं आता है तो नहीं आता। क्लियर हो गया। मेहनत अगर हम नहीं कर रहे हैं तो फिर नहीं कर रहे हैं, और मेहनत करना शुरू कर देते तो वही इजी चीजें या वो जो टफ था वो हमें इजी लगने लग जाता है। क्लियर है। तो ध्यान रखना है चलते वक्त आपके पैरों के नीचे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जरूरी है, और फ्रिक्शन होगा तभी आप अगला कदम के लिए प्रिपेयर होंगे। जैसे आप कदम से पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे तो आपको कहां बल मिलेगा? आगे की तरफ। अब जब ग्रिप ही नहीं बन पा रही है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है
यहाँ पर हम थर्ड लॉ अप्लाई करते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यस, 7th नंबर क्वेश्चन है। तो इस पे स्टेटमेंट बड़ा होने से पहली बात तो आप लोगों को घबराना नहीं है कि सर पता नहीं क्या है, या हमने लास्ट अटेम्प्ट किया था रेलवे के, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट थे। स्टेटमेंट बड़ा होने से क्वेश्चन टफ बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? तो क्वेश्चन को समझो, बहुत ही आसान है। पता लगा खोदा पहाड़ निकली चुई, तो ध्यान रखना ये एकदम ईजी है। तो कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो हम में से लोग कई तो शायद ये शब्द सुनकर ही हैरान परेशान हो रहे होंगे कि ये पता नहीं ये टीचर क्या बता रहा है यार, त्वरण मैंने कितनी बार पढ़ा है लेकिन यार ये बार बार मुझे परेशान करता है। तो मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ। एक्सेलरेशन एक आप कह सकते हैं डरावना नाम है, डराता है, लेकिन ये बहुत सिंपल चीज है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्लियर हो गया? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम का डरावना नाम क्या है? त्वरण। यानी आप अगर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो आप वेलोसिटी में चेंज कर रहे हैं, और वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, उसी को बोला जाता है एक्सेलरेशन। आप इसको दूसरे वे में अगर समझना चाहते हैं तो आप ऐसा समझें, जैसे कभी आप रेसिंग कार में आपने देखा होगा फार्मूला 1 F1 रेसिंग कार सुना होगा आपने, फार्मूला 1 रेसिंग कार। इंडिया में आप बता सकते हैं फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक कहां पर है? एनी आइडिया, एनी गेसेस? यस, कभी भी आपको अब एग्जाम में आ जाए कि फार्मूला 1 ट्रैक भारत में सिर्फ ग्रेटर नोएडा में है, इंटरनेशनल बुद्धा सर्किट, यहाँ पर एक बार अंतरराष्ट्रीय F1 रेस भी हो चुका है। तो ध्यान रखना, वो छोटी छोटी कारें आपने देखी होंगी जो बहुत तेजी चलती हैं, इनकी रफ्तार आपको पता है 350 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक चली जाती है, पर आवर चली जाती है। तो यहाँ पर अभी जो बात समझने वाली है, फार्मूला 1 कारों की मेन जो क्वालिटी है वो इनकी टॉप स्पीड नहीं माना जाएगा, इनका पिकअप। ध्यान रखना, ये शब्द जो कह रहा हूं, पिकअप इज टोटली रिलेटेड विद एक्सेलरेशन। जिस कार का, जिस वाहन का पिकअप अच्छा होगा उसका त्वरण भी अच्छा होगा। ये शब्द तो शायद आपने सुना होगा, त्वरित रफ्तार। जिस भी वाहन का त्वरण अच्छा है, जिस भी वाहन का पिकअप अच्छा है, उस वाहन का एक्सेलरेशन भी अच्छा होगा। मिसाल के तौर पर जो हम इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज फार्मूला 1 तो शायद हम में से शायद किसी के घर में ना हो, लेकिन ये जो साधारण वाहन है तो हो सकता है हमारे घर में हो या हमारे पड़ोसियों के घर में हो, यहाँ तक तो हम जा ही सकते हैं। यानी जैसे हम नॉर्मल बाइक की बात करते हैं, कोई प्लेटिना बाइक है, कोई एक्टिवा बाइक है, यहाँ तक तो हम जा सकते हैं। तो अगर हम जा सकते हैं, माने ऐसा नहीं कि आप लोग फार्मूला 1 परचेज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं आपको बिल्कुल शुभकामनाएं देता हूँ कि डू योर बेस्ट कि आप वहां तक जाएं। और जर्मनी में जैसे माइकल शूमाकर ने कई बार वो रेस जीती, आप लोग भी कुछ ऐसा करें कि वर्ल्ड में आपका नाम हो। लेकिन फिलहाल में जो करंट सिचुएशन में बात कर रहे हैं, समझने के लिए ध्यान रखना है, एक्टिवा और प्लेटिना दोनों वाहन मैंने लिए हैं। अगर एग्जाम में आपको कभी पिकअप या एक्सेलरेशन को कंपेयर करने के लिए कहे, ध्यान रखना जिस गाड़ी का पिकअप अच्छा होगा उसका एक्सेलरेशन भी अच्छा होगा। तब समझ रहे होगे, एक्टिवा बाइक का एक्सेलरेशन अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये पिकअप अच्छा रखती है, इसमें कोई गियर नहीं, आपको पता है विदाउट गियर बाइक है। ये हर पॉइंट पर सेम टोर्क देता है, या कहें सेम बल देता है। इसमें ऐसा नहीं कि पहला गियर लाएंगे तो ज्यादा टोर्क आएगा। टोर्क यानी आप कह सकते हैं बल, अपनी भाषा में कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और जो प्लेटिना बाइक है, प्लेटिना की खासियत आपको पता है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया औसत देता है। ये बहुत ही कम फ्यूल में बहुत दूरी तय करता है। इसका सबसे बड़ा कारण है गियरिंग सिस्टम, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, ऐसे गियरिंग सिस्टम पर चलता है। तो जब कोई वाहन पहले गियर पर है, क्लियर, पहले गियर पर बल ज्यादा होगा, क्लियर, यानी फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं वो, और चौथे गियर में वो बल कम लगेगा, स्पीड ज्यादा कर देगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें अलग अलग पिकअप, यहां पिकअप ज्यादा है, यहां पिकअप कम है, बट एक्टिवा हर पॉइंट पर सेम पिकअप या एक्सेलरेशन देता है। दैट इज वाई अगर रेस की बात होती है तो एक्टिवा और प्लेटिना में हम इसको एडवांटेज दे सकते हैं, बिकॉज इसका पिकअप ज्यादा है। मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, ध्यान रखना है। इन दोनों का सीसी अगर हम करीब सेम कर दे, जैसे कि इसको भी हम 110 सीसी दे दें और इसको भी 110 सीसी, तब ये बात बनेगी। लेकिन कोई अगर एक्टिवा से ज्यादा सीसी का है तो उसका पिकअप बढ़ सकता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कभी भी बात एक्सेलरेशन की आएगी, त्वरण की बात आएगी, तो त्वरण का माने जो कम समय में अपनी वेलोसिटी को जल्दी जल्दी इंक्रीज कर सकता है। और यहां पर हम लोग 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ते थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां पर मैं आपको पहले बता दूं, ये कोई 11वीं 12वीं वाला टिपिकल पार्ट नहीं है।
सबने पढ़ रखा है, यानी मेरी क्लास को अटेंड करने की एलिजिबिलिटी यही है कि आप लोग आइदर 10th पास हैं या परसुइंग 10th हैं, बस। आप लोग ग्रेजुएट हैं या मास्टर्स हैं, वो तो बहुत बढ़िया है, आपको एडवांटेज है। लेकिन कोई लोग सोच रहे हैं सर किसको समझ में आएगा या किसके लिए यूजफुल है। हर वो स्टूडेंट जो जनरल साइंस 10th बेस के लिए ट्राई कर रहा है, वो सारी चीजें यहां पर हमने कवर अप की हैं। क्लियर हो गया? तो अपने दिमाग से ये बात निकाल देना कि सर मैंने बीए किया और मैंने +1 +2 में साइंस नहीं पढ़ा तो मुझे समझ में आएगा नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। ये कोई भी 11वीं 12वीं में है ऐसा नहीं है, ये 10th में था। व्हाट इज यू इज फाइनल वेलोसिटी, जो हमने अभी चेंज करके लाया है। एंड व्हाट इज यू इनिशियल, प्रारंभ में क्या था, यानी v माइनस यू इज इक्वल टू AT। और आपको ये जानना चाहता है एक्सेलरेशन क्या है, तो आप बता सकते हैं v यानी फाइनल वेलोसिटी, यानी अंत का वेग क्या था और प्रारंभ का क्या था, और अंत इसके दोनों के बीच में कितनी देर में उसको ऐसा किया। जैसे कोई कहता है कि उसकी रफ्तार 50 हो गई, पहले 40 थी, तो कितनी देर में हुई है, 5 सेकंड में हुई है। तो एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं 10/5 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान रखना है इसका आंसर क्या रहेगा, v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। क्लियर हो गया? ध्यान रखना है ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहां पर। यस, अगले क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि, ध्यान रखना है कभी भी वो बात करेगा वैक्यूम में वो सीधा खड़ा क्यों नहीं रह सकता है, बिकॉज हमें खड़े रहने के लिए चाहिए ग्रेविटी। ध्यान रखना है ग्रेविटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी सब चीजें कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करती है। तो सिंपली आंसर हो जाएगा देयर इज नो ग्रेविटी। अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं है तो आप खड़े नहीं हो सकते। तो वो आपने कभी शायद देखा हो, वीडियो में देखा होगा कि नासा के लैब दिखा रहे हैं या कुछ इस प्रकार की बातें आपने देखी हो, कोई अंतरिक्ष यात्री रिपेयर करने के लिए लैब से बाहर निकला तो वो मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, तो वो स्टैंड नहीं कर सकता बिकॉज ग्रेविटी नहीं है वहां पर। यस, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, if the distance between earth and sun were twice what it is now the gravitation force exerted on earth। तो इसके लिए हमें सिंपली क्या पता होना चाहिए, हमने जो ग्रेविटेशन फोर्स का वो 9th क्लास में 9वीं क्लास में फॉर्मूला होता था Gm1m2 अपॉन में आर स्क्वायर। आप लोगों सभी को याद रखना है 9वीं क्लास में है ये ग्रेविटेशन फोर्स है, जिसको आपको पता है F बराबर अगर हम एम ए रख दें, क्लियर, एम ए एंड दिस ए इज इक्वल टू जी, तो आपको पता है यहां पर अगर हम एम जी रख दें तो यहां से हम ग्रेविटी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर, ध्यान रखना है ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिफरेंट एंड ग्रेविटी इज डिफरेंट। कई लोग ग्रेविटेशन फोर्स को ग्रेविटी को एक ही मान लेते हैं, ऐसा नहीं है, ग्रेविटी अलग है, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है। जैसे अगर हम यहां पर इसकी वैल्यू रख देंगे एम जी, तो आप यहाँ एम से एम कैंसिल कर देंगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। दिस इज ग्रेविटेशन कांस्टेंट, दिस इज मास ऑफ अर्थ, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, और यहाँ से आप स्मॉल जी की वैल्यू निकाल सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट अभी ये आपको सिंपली क्या पूछ रहा है कि अगर हम पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी डबल कर दें, क्लियर, यानी जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या है, इन दोनों का मास, अर्थ का मास और सन का मास अपॉन में इन दोनों के बीच की दूरी, अगर को डबल कर दें तो फोर्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। डबल करने का माने ये आर से क्या हो जाएगा 2r, इस सारे का होल स्क्वायर। अगर 2r का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है जो पहले फोर्स था वो Gm1m2 अपॉन में आर स्क्वायर था, इस सारे के बाहर क्या आ जाएगा 1/4, तो ये क्या आ रहा है 1/4f। तो आप देख रहे हैं क्या आ रहा है 1/4, क्लियर, जो पहले फोर्स था उसका 1/4 हो जाएगा, चौथा हिस्सा हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट इज, यस बिल्कुल बिल्कुल, तो आप लोग बिल्कुल ट्राई करते रहें और आर्यन हमारे साथ जुड़े हैं, और कोई भी आपको डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप किसी भी समय आप पूछ सकते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज फ्री फॉलिंग फ्रॉम द अबव, कोई भी ऊंचाई से हम किसी वस्तु को गिरा रहे हैं, इट्स वेट रिमेन्स। अगर कोई फ्री फॉल करता है, ध्यान रखना है यहाँ स्पेशली मेंशन कर रहा है फ्री फॉल, मुक्त अवस्था में गिरने पर, ठीक है, कोई भी वस्तु ऊंचाई से, यहाँ एक बात यहाँ ऐड करनी है, मुक्त अवस्था पे गिराई जाती है तो उसका भार होता है, क्लियर। अगर मुक्त अवस्था में होगा तो आपको पता है वैसे नॉर्मल सरफेस पर होगा तो mg होगा, लेकिन अगर वो फ्री फॉल करेगा तो जो नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे वो g माइनस जी होगा, और आपको पता अगर ऐसा होगा तो वेट क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। क्लियर, बिकॉज W बराबर mg तो तब होता है जब वो सरफेस पर है, क्लियर, लेकिन अगर वो मूव कर रहा है तो एट दैट इंस्टेंट
क्या एक्सेलरेशन है वो हमें पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये g माइनस जे, अगर कुछ और वैल्यू से गिर रहा होता तो वो a लेना पड़ता, बट दिस टाइम a इज इक्वल टू g, दैट इज वाई उसका वेट क्या माना जाएगा, 0, बट स्टिल देयर इज मास, मास कैन नेवर बी 0। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ pieces of equal size of wood, wax and iron falling from the same height, which one will reach the surface of earth first। लकड़ी, क्लियर, तो ये अलग अलग कुछ टुकड़े हैं और हमें परेशान हैरान करने के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन हमें परेशान होना नहीं है, बिल्कुल नहीं परेशान होना है। लकड़ी, लोहे, मोम के एक जैसे आकार के टुकड़े हैं, वो समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी पर पहुंचेगा। आपको ध्यान रखना है, कभी भी इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आ जाए, इनका जो कवर्ड एरिया वो बराबर है, और आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तीनों में समान लगेगा। क्लियर? और हालांकि अगर डेंसिटी में बहुत बड़ा वेरिएशन होगा, डेंसिटी में बहुत बड़ा अंतर आएगा, तो आप एयर फ्रिक्शन को कंसिडर करेंगे, अदरवाइज आपको एयर फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करना है, बिकॉज आपको पता है जो ये बात कर रहा है कि आकार बराबर हो जाता है। अगर आकार बराबर हो जाता है तो फिर एयर फ्रिक्शन को काउंट करने की जरूरत नहीं है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सब पर बराबर लग रहा है। इसीलिए कोई भी वस्तु, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आए आपको, तो वो सभी साथ साथ धरती पर पहुंचेंगे। मेरी बात जरा गौर से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। जब कभी भी वो कहेगा समान ऊंचाई से तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, उनकी डेंसिटी अलग हो सकता है लेकिन आकार एक जैसे हैं। क्लियर हो गया? अब जैसे कई कई सिचुएशन में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि सर एक पंख था, क्लियर हो गया, एक पंख पक्षी का, करीबन बड़े पक्षी का पंख था, हम कह सकते हैं 100 ग्राम का पंख है, और एक 100 ग्राम का बॉल है। ठीक है, अब दोनों का भार बराबर है। अगर ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि कौन सी चीज पहले आएगी, देख रहे हैं आप इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में फर्क क्या है, दोनों अवस्थाओं में फर्क है। यहां पर जो कवर्ड एरिया एयर स्पेस में है वो बराबर था, क्लियर, लेकिन यहां पर कवर्ड एरिया, ये कहें कॉन्टेक्ट ऑफ एयर चेंज कर रहा है। पंख का जो सरफेस एरिया काफी बड़ा है, तो उस पर जो एयर फ्रिक्शन लगने वाला है वो काफी ज्यादा लगेगा, और हवा अगर काफी ज्यादा घर्षण लगाएगी तो वो उसको आसानी से जमीन पर आने नहीं देगी। स्टिल देयर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल, जी तो सेम लग रहा है, लेकिन यहां पर जो एयर फ्रिक्शन है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो पंख को रोकने लग जाएगा और बॉल जमीन पर पहले गिर जाएगा। तो अगर वो 100 ग्राम की बॉल और 100 ग्राम के पंख पर क्वेश्चन दे दे, तो आपको ये बात याद रखनी है कि बॉल पहले आएगी, पंख बाद में आएगा। लेकिन अगर समान आकार की तीन अलग अलग वस्तु, जैसे कह रहा है लकड़ी का टुकड़ा, मोम का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, आकार एक जैसा है, तो तीनों जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। क्लियर हो गया? तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर हाँ, एक बात और जरा इसमें एक बढ़िया चीज़ इसमें ऐड करने वाली है, जो भी मैंने बात बोली पंख और बॉल वाली, इस पर कुछ ऐसी चीज़ चेंज कर दे, बिकॉज आपको पता है एग्जामिनर काफ़ी अलग अलग सिचुएशन दे सकता है, और इसी चीज़ के लिए हमें ट्राई करना है, प्रिपेयर करना है। अगर वो कह रहा है दोनों को 20-20 मीटर ऊंचाई से गिरा जा रहा है, अर्थ में ही गिरा जा रहा है, लेकिन दिस टाइम हमारे जो अर्थ पे एयर नहीं है, एयर कितना हो जाए, 0, एयर डेंसिटी खत्म हो जाए, ग्रेविटी तो सेम ही है, तो पंख और बॉल फिर एक साथ जमीन से टकराएंगे। आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो कभी भी एक क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए तो इसके लिए तैयार रहना है। नेक्स्ट इज द वेट ऑफ एनीबॉडी इज, मानव शरीर का भार होता है, हम में से किसी भी वस्तु का जो भार की बात कर रहे हैं मनुष्य का, तो कह रहा है, ये 4 स्टेटमेंट को पढ़कर पता लगेगा क्या जानना चाह रहा है। सेम एट एवरी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम एट पोल, इस पर विचार किया जा सकता है। एंड मोर ऑन इक्वेटर, बिल्कुल नहीं, इक्वेटर पर तो कम हो जाएगा। एंड मोर ऑन माउंटेन्स दैट इन प्लेन्स, ये नहीं हो सकता, ध्यान रखना, बिकॉज कई माउंटेन ऐसे हैं जो किसी निचले एरिया में भी हैं। क्लियर होगा? जैसे आपको पता है पामीर का पठार काफ़ी ऊंचे एरिया में है, एडिस पर्वतमाला काफ़ी ऊंचे एरिया में है, तो ध्यान रखना है। कोई जैसे इजराइल वाला एरिया है, यहाँ पर कोई माउंटेन है, तो ये निचले एरिया की पहाड़ियाँ हैं, तो खाली पहाड़ी से फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है, पोल की कंस्ट्रक्शन साइड का ध्यान रखना है, कहीं आप पहाड़ी से ग्रेविटी की वैल्यू को चेंज कर दें, बिकॉज यहाँ पर पहाड़ी को कंसिडर नहीं किया जा रहा, पोल को कंसिडर किया जा रहा है। पोल में आपको पता है ये जो अर्थ कोर से डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है,
और बाकी आप कहीं भी पहाड़ी पर है, निचले एरिया में है, ऊंचले एरिया में है, तो ध्यान रखना है सिर्फ पोल में अगर कोई पहाड़ी है तो वहां तो फर्क पड़ सकता है, लेकिन बाकी दूसरे जितने भी एरिया वहां किसी पहाड़ी से या निचले एरिया से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिकॉज हमें यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है, धरती के गर्भ से जो ये दूरी होती है ध्रुवों की, ये कम मानी जाती है, और बाकी एरिया में कोर से डिस्टेंस ज्यादा होता है, इस कारण से ग्रेविटी का इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाता है। तो मैक्सिमम एट पोल्स, ये सही है, बी इज करेक्ट। नंबर 13, 13वां क्वेश्चन कह रहा है इफ द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ सडनली डिसअपियर, क्या बात है। तो एग्जामिनर की कल्पना है, कुछ भी कर सकता है। विच आर ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट कॉन्सिक्वेंस, तो इसमें क्या हो सकता है अगर अब ग्रेविटी को अचानक शून्य कर दिया जाए तो क्या लगता है आप लोगों को। तो वो तो ऐसा बोल रहा है जैसे अभी बटन दबाएगा कर देगा, लेकिन हमें सम्मान करना है इस चीज़ का और बिल्कुल ट्राई करना है। तो क्या वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, तो या वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, वस्तु का भार और दोनों शून्य हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ध्यान रखना है कभी अगर ग्रेविटी जो है अर्थ में जीरो हो जाए तो वेट जीरो हो जाएगा, लेकिन स्टिल आपका मास रिमेन सेम, मास जीरो नहीं होगा बिकॉज मास ग्रेविटी पे डिपेंड ही नहीं करता। क्लियर। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। क्लियर हो गया। विल फील दैट वेट गेट इंक्रीज्ड, कब उसको ये वेट ज्यादा लगेगा। तो इस पर विचार कर सकते हैं। एक बात याद है ना, जब कभी भी आप इसके खिलाफ काम करेंगे, यानी जैसे कभी भी आप कुएं से पानी आप उठाया हो कभी आपने, तो या आपने कोई भरी बाल्टी कुएं में छोड़ी हो, तो आपको पता है कौन सा काम आसान होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो आप ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो लिफ्ट में कोई भी व्यक्ति ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर। इस चीज को सिंपली अपने ऊपर इमेजिन करना कि मैं कोई चीज अगर लिफ्ट में या कहीं मैं कोई कुएं में पानी ऊपर की तरफ खींच रहा हूं तो भार ज्यादा लगता है, हम खिलाफ काम कर रहे हैं, और कोई भरी बाल्टी नीचे छोड़ रहे हैं तो वो आसान हो जाता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन एलिवेटर या लिफ्ट जो है गोइंग अपवर्ड, उस केस में जब ऊपर की तरफ जाएगी, नॉट बी, ए इज करेक्ट, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर चढ़ता है। तो ध्यान रखना है यहां पर इसका मतलब हो जाएगा एक पर्टिकुलर जो एक्सपेंड कर रही है वो एक एक्सेलरेशन से एक्सपेंड कर रही है। अगर वो कांस्टेंट हो जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से तो नहीं माना जाएगा, उसका वेट सेम रहेगा। ध्यान रखना है अगर वो एक एक्सेलरेशन के साथ बढ़ेगा तभी उसके वेट में बदलाव होगा। तो ए इज करेक्ट। ठीक हो गया। तो ये बात आपको लोगों को ध्यान रखनी है। नाउ 15 नंबर इज व्हाट, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, जिसको हिंदी में कहा जाता है सरल लोलक की कालावधि। टाइम पीरियड यानी कोई भी घड़ी के नीचे भी आपने देखा होगा पुरानी घड़ियों में जो पेंडुलम लगे होते थे, जो पेंडुलम क्लॉक बड़ी पॉपुलर हुआ करती थी। आजकल तो पेंडुलम क्लॉक का वैसे जमाना रहा नहीं। अब तो अगर आपने देखे भी होंगे तो आपको पता है वो दिखता कुछ है होता कुछ है, उनको चलाने के उल्टा हमें और भी एक्स्ट्रा सेल लगाना पड़ता है, तो वो दिखावटी घड़ी है। लेकिन पहले जो घड़ियां हुआ करती थी उनके नीचे वैक्यूम चैम्बर होता था, उसमें जो पेंडुलम होता था, इसकी पेंडुलम की गति से ही वो जो घड़ी है वो उसकी सुइयां घुमा करती थी। लेकिन आजकल की जो पेंडुलम क्लॉक है वो तो बस दिखावा है, वो कुछ पेंडुलम क्लॉक नहीं है। तो पूछ रहे हैं कि अगर इसका एक इक्वेशन याद रखनी है, आपके 10th क्लास में थी 2π√L/g। एक बात और बता दूं, कभी झूले पर भी क्वेश्चन आ जाए, झूले पर भी यही बात आपको बतानी है। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम की बात करें, सरल लोलक की बात करें, वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन मास। आप देख रहे हैं यहां पर कहीं मास आ रहा है, नहीं, लेंथ आ रहा है, यस, तो डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। टाइम तो खुद ही टाइम में पूछ रहा है तो टाइम में डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। अगर आप पेंडुलम इस घड़ी को चंद्रमा पर रखेंगे तो ग्रेविटी वहां कम है, और ग्रेविटी अगर वहां कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, घड़ी यानी धीरे धीरे चलेगी पेंडुलम क्लॉक चंद्रमा पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, सिंपल है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें बहुत ज्यादा विचार नहीं करना है। अर्थ एस्केप वेलोसिटी, धरती से बाहर निकलने के लिए किसी सैटेलाइट को कितना पलायन वेग चाहिए होगा। ध्यान रखना है कभी भी आप एग्जाम में आपको आ जाए धरती से बाहर निकलने के लिए कितना पलायन वेग उसको रिक्वायर्ड होगा। एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु को यहां से जब बाहर निकलना है तो उसको कम से कम कितनी गति करनी होगी, मतलब सोचकर भी आदमी परेशान होता है। ध्यान रखना ये है
11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये कहीं 11,000 मीटर पर सेकंड। अगर कोई जीएसएलवी हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर को छोड़कर बाहर निकलना चाहता है, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल बाहर निकलना चाहता है, तो अंततः जब वो आखिरी फेज में है तो उसकी रफ्तार, मतलब आपको अगर मैं इमेजिन करके बताऊं कि जैसे कोई जगह यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, क्लियर, तो आप देख रहे होंगे कि ये करीब करीब 10 सेकंड में वहां पहुंच जाएगा। जैसे कि मैं पानीपत से दिल्ली की बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिल्ली आईएसबीटी आ गया। इतनी तेजी से चल रहा है वो, क्लियर। और ये रफ्तार भी हमारे यूनिवर्स में बौनी साबित होती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर इतनी रफ्तार वो अटेन कर लेगा तो बाहर निकल पाएगा, यानी ग्रेविटी उसको छोड़ेगी। अदरवाइज कभी ऐसा ऑप्शन आ जाए, एक वस्तु बहुत तेजी से बाहर जा रही है, उसकी रफ्तार 8 किलोमीटर पर सेकंड है, बाहर जा पाएगी? नहीं। 10 है, बाहर जा पाएगी? नहीं। 11, इतनी तो करनी ही पड़ेगी तब वो बाहर जा पाएगा। क्लियर हो गया? तो आपको बात याद रखनी है, ये अर्थ के लिए, ठीक है। एंड 17 क्वेश्चन, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। अगर वो लड़की खड़े हो जाने पर उसका जो टाइम पीरियड है, आवर्त काल, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? क्लियर। इसी को यहाँ पर इंग्लिश में कह रहा है कि अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग एंड सिटिंग पोजिशन, वो बैठी हुई है, वन स्टैंड अप, अगर वो खड़ी हो जाए। क्लियर, समझ रहे हैं आप? झूले का फट्टा ये है, वो बैठी हुई थी, ध्यान रखना, अगर बैठी हुई थी उसका ज्यादातर वेट फट्टे पर था, ध्यान रखना, फट्टे पर था, तो हम लेंथ कितनी मानेंगे पेंडुलम की? मैंने पहले ही बताया आपको, इसको एक सरल लोलक माना जाएगा, सिंपल पेंडुलम माना जाएगा, दैट इज 2π√L/g। जब बैठी थी तो सारा जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या भार कहां पड़ रहा था? फट्टे के ऊपर। तो लेंथ कितना लेना है? कैपिटल एल। और अगर वो खड़ी हो जाए, तो लेंथ फिर जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, स्मॉल एल लिया जाएगा। और अगर ये कैपिटल एल की बजाय स्मॉल एल हो जाए, यानी एल कम हो जाए, तो आपको पता है टाइम भी कम हो जाएगा। और टाइम कम होने का मतलब जो उसका तेज हो गया, रफ्तार बढ़ गई। तो पीरियड की अगर बात करके, अगर रफ्तार बढ़ रही है तो टाइम कम लग रहा है, बी शॉर्टर। बात समझ में आ गई आप लोगों को? झूला तेज चलेगा, अगर लड़की बैठी थी बाद में खड़ी हो जाए तो झूला तेज चलने लग जाएगा। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज 18 नंबर है, ये कुछ वैज्ञानिकों के बारे में इसने पूछा था, नाम के बारे में, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ ले लिया, इंक्लूड कर लिया इसको। तो उसमें ध्यान रखना, रेडियम की खोज किसने की थी, या रेडियम सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था? मैडम क्यूरी ने। पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताया था। और एक्सरे के बारे में इसके बारे में बताया था, एक्सरे के बारे में रॉन्जन, ध्यान रखना। और चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। क्लियर हो गया? तो देख रहे हैं आप, ए का 2 है, क्लियर हो गया, ए का 2 एंड बी का 1 है एंड सी का 4 है, क्लियर, एंड डी का 3 है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो ये वैज्ञानिकों की कुछ थ्योरीज हैं, को ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 19 नंबर क्वेश्चन है, द मास ऑफ बॉडी ऑन अर्थ इज 100 किलोग्राम। ठीक है, मास ऑफ बॉडी, मेरा ध्यान से सुनना है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन कैसे कई बार परेशान करता है, ये वेट नहीं है, मास ऑफ बॉडी इज 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम है मास। और अर्थ में ग्रेविटी की वैल्यू आपको दे रहा है, वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जीई, जिसको यहाँ लिखना है। क्लियर? तो आपको बात याद है, कभी भी आपको इस प्रकार से कोई चीज कहे तो बिल्कुल पजल नहीं होना, स्टेटमेंट को पढ़ना है और इसका आंसर निकालने की कोशिश करनी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज, मून में कह रहा है जो ग्रेविटी है वो 1/6 हो, यानी 10/6 हो जाता है। तो देख रहे हैं पूरी स्टेटमेंट का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पर सीधा सीधा मास की वैल्यू बात कर रहा है। तो मास तो कभी चेंज ही नहीं हो सकता है। अगर वहां कह देता वेट ऑफ बॉडी तो आप इसको 100/6 करते, लेकिन क्योंकि ये मास की बात कर रहा है तो आंसर विल बी सी। मतलब मैंने बोला था ना आपको, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आप सॉल्व करके समझते हैं 100/6 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मास, और मास कभी चेंज नहीं होता। हिंदी में इसको बोलते हैं द्रव्यमान, कभी बदलता नहीं है। एंड लास्ट क्वेश्चन हेयर, हमने जो आज की स्लाइड में लिया है, इन वाइंड पावर, या जो विंड पावर, विंड पावर, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने पवन चक्की देखी होंगी, जहां पर भी हमारा जो इंडिया का जो कोस्टल एरिया है
कोस्टल एरिया आपने सुना होगा, भारत का कोस्टल एरिया जैसे तटीय क्षेत्र है, ये आपका केरला, तमिलनाडु, ये सारा कोस्टल एरिया है। आपको पता है समुद्री एरिया में प्राय हवाएं चलती रहती है, बिकॉज यहाँ लो प्रेशर बना रहता है। इस कारण से अगर यहाँ पर कोई पवन चक्की चलाएंगे तो वो घूमेगी, और पवन चक्की के साथ डायनमो अगर कनेक्ट कर दें तो आपको पता है डायनमो मैग्नेटिक एनर्जी के जरिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। तो हमें इनिशियल और फाइनल एनर्जी से मतलब है। तो बोल रहा है कि अ वाइंड एनर्जी किस रूप से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे पाता है। तो हवा के पास, तेज हवा के पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर होगा, जितनी तेज चलेगी उतना ही वो घूमेगा, पंखा या टरबाइन घूमेगा, और उसी की शक्ति से हम लोग बिजली बना सकते हैं। और उसके अंदर डायनमो लगा होता है, और आपको पता है डायनमो के अंदर एक मैग्नेटिक अरेंजमेंट होता है। और आपने पढ़ा होगा फैराडे लॉ में, व्हेन देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। कहीं चुंबक को बार बार हिलाया जाए तो बिजली बनाई जा सकती है, और किसी तार पर बिजली डाली जाए तो उस तार से चुंबक बनाया जा सकता है। तो आप लोगों को याद रखना है, कभी भी एग्जाम में आप लोगों को इस प्रकार की कोई भी बात पूछता है तो उस चीज के लिए तैयार रहना है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, और कोशिश करेंगे हम अगली क्लास में आपको एक अलग टॉपिक पर क्वेश्चन लेकर आएँ प्रीवियस ईयर एग्जाम के, आरआरबी एनटीपीसी के। और आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो हम रेक्टिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे। और जो चीज़ समझ में आ रही है, जो वे आपको पसंद आ रहा है, हम उस वे को और ज़्यादा बूस्टअप करेंगे और बढ़िया क्लियर करेंगे, ताकि आपको समझने में बिल्कुल आप वहाँ तक पहुँच पाएँ, जो आपका डेस्टिनेशन है आप उसको अचीव कर पाएँ। तो इसी कामना के साथ आज की इस क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।